मैं बचपन से ही बेहद खूबसूरत थी, इसलिए मेरे माँ बाप ने मेरी तरह मेरा नाम भी बहुत प्यारा रखा था। उन्होंने मेरा नाम ऐश्वर्या रखा था। मैं अपने माँ बाप के यहाँ काफी अरसे के बाद पैदा हुई थी, इसलिए वो बेहद खुश थे क्योंकि मैं अपने माँ बाप की पहली औलाद थी और मैं काफी अरसे के बाद इस दुनिया में आई थी। इसलिए घर का हर सदस्य खुश था। हर कोई मुझे उठाए फिरता था। मेरी इतनी मोहब्बत और लाड से मेरी परवरिश की और मैं उसी लाड प्यार की आदी होने लगी। इसी तरह जब मैं 5 साल की हो गई तो मेरे माँ बाप के घर बेटा पैदा हुआ। जब मैंने अपने भाई को देखा तो मुझे कोई खुशी नहीं हुई थी क्योंकि अब सबका लाड प्यार मेरे भाई को मिलता था। जब मेरी माँ हॉस्पिटल गई थी तो मैं घर पर अपनी दादी के पास मौजूद थी और मैं आज तक अपनी माँ के बगैर नहीं रही थी। मैंने रो रो कर अपनी हालत खराब कर ली थी और मैं बार बार अपनी माँ के बारे में पूछ रही थी। यह नहीं था कि मेरी दादी ने मेरा ख्याल नहीं रखा, बल्कि उन्होंने मुझे खाना खिलाने की बहुत कोशिश की और मैंने उनके हाथों से एक निवाला भी अपनी हलक में नहीं उतारा। क्योंकि मैंने खाना सिर्फ अपनी माँ के हाथों से ही खाने की आदी थी, इसलिए मैंने उनके हाथों से खाना न खाया बल्कि सारा दिन रोती रही। मेरे रोने से मेरी दादी काफी परेशान हो गई थी। उन्होंने मेरे बाप को मेरे बारे में बताया तो उन्होंने मेरी दादी को तसल्ली दी कि आप ये वक्त हौसले के साथ गुजार लें, जब हम घर वापस आ जाएंगे तो कोई परेशानी नहीं होगी। इस तरह मेरी दादी ने 2-3 दिन तक मुझे बहला फुसलाकर गुजार ही लिए थे। लेकिन मैं 2-3 दिन अपने माँ बाप को नहीं देखा तो मुझे बहुत तेज बुखार हो गया था और मेरी तबीयत की खराबी की वजह अपने माँ बाप से दूरी थी। जब 3 दिन के बाद मेरी माँ घर में आई तो मैं भागती हुई अपनी माँ की टांगों से लिपट गई तो एकदम से मेरी माँ के मुंह से चीख निकली और सबने मुझे डांट कर पीछे कर दिया। लेकिन उस वक्त मैं बच्ची थी, मुझे तो यह समझ नहीं थी कि मेरी माँ किस तकलीफ में है। मुझको तो सबका रवैया देखकर रोना आ रहा था। एकदम से सब कुछ कैसे बदल गया और मैं एक कोने में बैठकर रोती रही। घर के सब लोगों का ध्यान तो मेरी माँ की तरफ हो चुका था। इसके बाद मैंने अपनी माँ के करीब जाने की कोशिश न की। कुछ देर के बाद जब सब लोग उनके कमरे से निकल आए और मुझे कोने में बैठे हुए देखा तो मेरा बाप मेरे पास आया और मुझे कहने लगा कि मैं किसी जरूरी काम में बिजी हो चुका था, इसी वजह से मैं घर नहीं आ सका। लेकिन मैंने उनकी किसी भी बात का जवाब न दिया और मुंह फुलाए बैठी रही। आखिरकार मेरे बाप ने मुझे ढेरों चीजें लाकर दी तो कहीं जाकर मेरा मूड ठीक हुआ। मेरी माँ ने कई बार मुझे अपने पास बुलाया, लेकिन मैं उनके पास ना गई क्योंकि उनके पास मेरा छोटा भाई लेटा हुआ था। उन्होंने कहा कि मैं आकर अपने भाई को देखूं, लेकिन मैं अपने भाई को अपनी माँ के पास लेटा देखकर बर्दाश्त न कर सकी, इसलिए मैंने अपने भाई को देखने से इनकार कर दिया और मेरे माँ बाप इसको मेरा बचपना समझने लगे। इसी तरह मेरी माँ की अब ज्यादातर ध्यान मेरे भाई पर होने लगी और इन सब चीजों को देखकर मैं बेहद चिड़चिड़ी और गुस्से वाली हो चुकी थी और मेरी माँ भी मेरी आदत से काफी तंग हो चुकी थी। अब वो मुझे डांटना भी शुरू हो गई थी। आज तक मुझे किसी ने कभी डांटा नहीं था। मेरे बाप ने मुझे कई बार समझाया कि तुम्हारा भाई अभी छोटा है और इसे अपनी माँ की ध्यान की सख्त जरूरत है, इसलिए तुम अपनी माँ को तंग करना छोड़ दो। लेकिन मैं चाहती थी कि मेरी माँ मुझे अपनी भरपूर लाड प्यार दे, इसलिए मैं किसी के भी कहने में नहीं आ रही थी। इसलिए मेरे माँ बाप ने मुझे स्कूल में एडमिशन करवा दिया। उनका ख्याल था कि मैं स्कूल जाकर कुछ बेहतर हो जाऊंगी और इस तरह मैं स्कूल जाने लगी। अब मुझ में यह बदलाव आई थी कि अब मैं पहले की तरह घर में तंग नहीं करती थी, बल्कि ज्यादातर खामोश ही रहती थी। मेरे माँ बाप मेरी इस आदत को देखकर काफी इत्मीनान हो चुके थे। मेरा भाई भी अब कुछ बड़ा हो चुका था और जब भी वह खेल रहा होता या कभी मेरे पास आने की कोशिश करता तो मैं उसे देखती थी, लेकिन मैंने उसे कभी पकड़ा नहीं था। मेरे माँ बाप ने कई बार मुझे उसके साथ खेलने के लिए कहा था और इस तरह से मैं भी अपने भाई के करीब होना शुरू हो गई थी। जब भी वो मेरे पास आता तो मैं उसे पकड़ लेती और उसके साथ खेलना शुरू कर दी थी। अब मेरा भाई भी मुझसे काफी घुल मिल चुका था। मेरे माँ बाप हम दोनों बहन भाइयों का प्यार देखकर खुश हो चुके थे। मेरी माँ ने मेरे भाई को भी स्कूल में एडमिशन करवा दिया था। अब मैं अपने भाई को उसकी पढ़ाई में मदद करवाने लगी थी। इसी तरह वक्त गुजरता रहा और मैं 10वीं में पहुँच गई थी। मैं पढ़ाई में इतनी लायक नहीं थी, मगर मैं हर इम्तिहान पास जरूर कर लेती, कभी पोजीशन नहीं लाई थी। इसी तरह मेरी 10वीं के इम्तिहान चल रहे थे कि एक दिन मैं पढ़ रही थी कि अचानक मेरे सर में बहुत दर्द उठा
और आंखों के आगे अंधेरा छा गया था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं एकदम से बेहोश हो गई थी। मेरी माँ जब कमरे में आई और उन्होंने मुझे बेहोश देखा तो उनके हाथ पांव फूल गए। उन्होंने शोर करना शुरू कर दिया कि देखें ऐश्वर्या को क्या हो गया है। इस तरह घर के सब सदस्य इकट्ठे हो चुके थे। उन्होंने मेरे बाप को घर बुलाया और मुझे लेकर अस्पताल चले गए। अस्पताल में मुझे इमरजेंसी में एडमिट करवाया गया और मेरे काफ़ी टेस्ट किए गए, लेकिन सब टेस्ट ठीक थे। मेरे माँ बाप मेरी हालत से काफ़ी परेशान हो चुके थे। डॉक्टरों ने मुझे दवाइयाँ दी और मेरे माँ बाप से कहा कि आपकी बेटी को कोई जहनी परेशानी है, इसको सुकून में रखें और हर परेशानी से दूर रखें। मेरे पापा ने जब ये बात सुनी तो उन्हें समझ नहीं आया कि मैं किस चीज़ की परेशानी ले रही हूँ, क्योंकि घर का माहौल तो बिल्कुल ठीक है। उनकी बेटी किस चीज़ के लिए परेशानी ले रही है, इसलिए मेरे माँ बाप मुझे लेकर घर आ चुके थे। मेरे पापा ने और मेरी माँ ने मुझसे पूछा कि मुझे क्या परेशानी है, लेकिन मैंने उन्हें बताया कि मुझे कोई परेशानी नहीं। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों ने हमें यही बताया कि तुम सुकून में नहीं हो। मैंने उन्हें कहा कि मुझे कोई भी परेशानी नहीं है, मुझे तो खुद भी नहीं पता कि एकदम से मेरे साथ क्या हुआ है। इसी तरह कुछ दिन मैंने दवाओं का इस्तेमाल किया और मैं बिल्कुल ठीक हो गई थी। इस तरह मैं दोबारा से इम्तिहानों में बिजी हो चुकी थी। इसी तरह तकरीबन एक हफ्ते के बाद मेरे साथ दोबारा ऐसा हुआ कि मैं जहाँ भी बैठी होती मैं बेहोश हो जाती। फिर मेरे माँ बाप मुझे लेकर अस्पताल चले जाते और कुछ देर के बाद मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाती थी। मेरे माँ बाप मेरी वजह से काफी परेशान थे और खानदान में भी अजीब अजीब बातें होने लगी कि पता नहीं लड़की को क्या मसला है कि वह बैठे बैठे बेहोश हो जाती है। इसलिए मेरी दादी ने मेरे बाप से कहा कि इसका कोई रूहानी इलाज भी करवाया जाए। इसलिए मेरे माँ बाप मुझे लेकर किसी तांत्रिक बाबा के पास भी ले गए और उन्हें मेरी सारी हाल बताई। उन्होंने मुझे काफी झाड़ फूक किए और मुझे तावीज भी दिए थे। मेरे माँ बाप मुझ पर कई हजार रुपया खर्चा करके मुझे घर ले आए थे। जब भी मेरा कोई इलाज होता तो कुछ दिन तक तो मेरी तबीयत ठीक रहती, मगर कुछ दिनों के बाद मेरी तबीयत वैसे ही खराब होना शुरू हो जाती थी। इसलिए शहर के बड़े बड़े डॉक्टरों से मेरा चेकअप करवाया गया। मेरी तबीयत में कोई सुधार नहीं आ रहा था। इसी तरह कई महीने गुजर गए। मेरा 10वीं का रिजल्ट भी आ चुका था। मैं 10वीं में पास हो चुकी थी और मेरे पापा का यह कहना था कि मेरा कॉलेज में एडमिशन कर दिया जाए, लेकिन मेरी माँ मेरा एडमिशन करवाने से हिचकिचा रही थी, क्योंकि मेरी हालत कहीं भी खराब हो जाती थी। इसलिए मेरी दादी का ये कहना था कि कल को लड़की की शादी करनी है, अगर इसकी हालत ऐसी ही रहेगी तो कोई भी उसका रिश्ता नहीं लेगा, इसलिए अभी से ही उसके रिश्ते की कोशिश की जाए। और वैसे भी उसका इलाज चल रहा है, तब तक उसकी तबीयत भी बेहतर हो जाएगी। मेरे पापा तो मेरी शादी जल्दी नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने न चाहते हुए भी मेरी दादी की बात पर हामी भर ली और मेरे रिश्ते के लिए कई लोगों को कहना शुरू कर दिया था। इस तरह कुछ ही हफ्तों के बाद मेरे रिश्ते देखने के लिए लोग घर आना शुरू हो चुके थे और मेरी माँ मुझे तैयार करके उनके सामने आने के लिए कह देती थी और खाना वगैरह भी तैयार कर देती थी। मुझे सिर्फ यह कहती थी कि तुम चाय और दूसरा सामान ट्रे के अंदर रखकर ड्राइंग रूम में लेकर आ जाना। इस तरह मैं ट्रे में सारा सामान लेकर मेहमानों के सामने आ जाती और लोग मुझसे अजीब किस्म के सवाल करते और इस सब चीजों से मैं काफी परेशान हो जाती थी। इस तरह एक फैमिली मुझे देखने के लिए आई। लड़का किसी फैक्ट्री में नौकरी करता था और उनकी माँ मर चुकी थी और उसकी एक बहन थी, वो शादीशुदा थी। इसलिए मेरे घर वालों को यह रिश्ता पसंद आ गया, क्योंकि घर में ज्यादा सदस्य मौजूद नहीं थे, सिर्फ मेरा ससुर ही था और इसके अलावा और कोई भी मौजूद नहीं था और उन्हें मैं पसंद आ चुकी थी। मेरे माँ बाप भी लड़के वालों के घर से हो आए थे और उन्हें भी लड़की का घर और लड़का पसंद आ चुका था। मेरे माँ बाप ने मेरा रिश्ता तय कर दिया था और शादी कुछ महीनों के बाद करने का फैसला किया था और मेरे घर वालों ने मेरी तबीयत के बारे में उन्हें नहीं बताया था, नहीं रिश्ते करवाने वाली को बताया था। और ये मशवरा मेरी दादी ने ही दिया था कि अगर उसकी बीमारी के बारे में हम बताएंगे तो फिर जो भी रिश्ता देखने के लिए आएगा वो इनकार कर देगा। इस तरह जहाँ मेरा रिश्ता तय हुआ, उन लोगों को भी मेरी बीमारी के बारे में पता नहीं था। मेरी माँ और दादी ने मुझे घर के काम सिखाने शुरू कर दी थी। मैं भी इतनी जल्दी शादी पर काफी परेशान थी और मैंने इस बात का इजहार अपनी माँ और दादी से भी किया, लेकिन उन्होंने मुझे समझाया कि जितनी जल्दी तुम्हारी शादी हो जाए उतनी ही अच्छी बात है। खानदान वालों को जब मेरा रिश्ता तय होने की खबर मिली तो
उन्होंने मेरी दादी और माँ से पूछना शुरू कर दिया कि आपकी बेटी की तबीयत ठीक रहती है। तो मेरी दादी ने उन्हें जवाब दिया कि अब उसकी तबीयत ठीक रहती है। इस तरह मेरे घर में मेरी शादी की तैयारियां शुरू हो गई। काफी अरसे से मेरी तबीयत भी बिल्कुल ठीक थी। मेरे साथ अब ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था जो मेरे साथ इतने अरसे से होता रहा था। मेरे माँ बाप तो मेरी तबीयत को देखकर भगवान का धन्यवाद करते थे। मैं किसी भी किस्म की कोई दवाइयाँ इस्तेमाल नहीं कर रही थी। अपनी हैसियत के मुताबिक मेरे माँ बाप ने मेरे दहेज में किसी चीज की कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उन्होंने मुझे दहेज में हर वो चीज देने की कोशिश की जो हर घर की जरूरत हो सकती थी। इस तरह मेरे माँ बाप ने मेरी शादी धूमधाम से की और मैं विदा होकर अपने ससुराल आ चुकी थी। मेरे पति भी एक खूबसूरत और एक अच्छा इंसान थे। शादी की रात जब मैं अपने कमरे में बैठी हुई थी, मेरी ननद मुझे कमरे में छोड़कर जा चुकी थी। कुछ देर के बाद वो खाना लेकर मेरे पास आई और कहने लगी कि मेरे माँ बाप के 2 ही बच्चे थे और मैं अपने माँ बाप की बड़ी बेटी थी, इसलिए मेरे माँ बाप ने मेरी शादी जल्दी कर दी। मेरी शादी के कुछ अरसे के बाद मेरी माँ बीमार रहना शुरू हो गई थी और घर में उनका ख्याल रखने वाला कोई भी मौजूद नहीं था, इसलिए शादी के कुछ समय बाद मैं इधर रहना शुरू हो गई। लेकिन मेरे ससुराल वालों ने मेरी इस बात पर भी इतराज किया कि तुम अपने मायके जाकर बैठ जाती हो। इसलिए मेरे माँ बाप ने और मेरे भाई ने मुझे ये समझाया कि तुम्हें हमारी तरफ से परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम बस अपना घर संभालो। इस तरह मैंने अपने मायके आना कम कर दिया था और अपना ज्यादातर वक्त अपने ससुराल वालों को देना शुरू कर दिया था। लेकिन मेरा सारा ध्यान अपने मायके वालों की तरफ ही रहता था कि अगर मेरी माँ की तबीयत खराब हो जाएगी तो उनका ख्याल रखने वाला घर में कौन मौजूद होगा और मेरे बाप को और मेरे भाई को खाना बनाकर कौन देगा। इस तरह मैंने अपनी माँ से कहना शुरू कर दिया था कि मेरे भाई की शादी जल्द से जल्द कर दी जाए ताकि घर को संभालने वाली कोई आ जाए। लेकिन मेरी माँ की किस्मत में अपने बेटे का सेहरा देखना नहीं लिखा था, इसलिए वह इस दुनिया से चली गई। उनकी देहांत के कुछ अरसे के बाद मैं अपने मायके में रही और मैं अपने ससुराल वापस जाना चाहती थी। इसलिए मैंने यह फैसला किया कि मैं अपने भाई की शादी करके ही अपने ससुराल जाऊंगी ताकि मुझे अपने मायके की फिक्र ना हो। अब तुम्हारे ही हाथों इस घर की जिम्मेदारी है, तुम इस घर को बिल्कुल अपना ही घर समझना। इस घर में तुम्हें कोई भी परेशानी नहीं होगी। अगर तुम्हें किसी भी किस्म की कोई बात करनी हो तो तुम मुझे फोन कर सकती हो। मैं तुमसे एक ननद की तरह पेश नहीं आऊंगी, बल्कि तुम मेरी छोटी बहन हो। मेरी ननद ने मुझे बहुत अच्छे तरीके से बात की और उन्होंने यह भी कहा कि मैं कोशिश करूंगी कि मैं यहाँ भी चक्कर लगाती रहूं और तुम भी हमारे घर आ सकती हो। इस तरह मैंने भगवान का धन्यवाद किया कि मेरी ननद दूसरी नंदों की तरह नहीं थी जो लड़ाई झगड़े वाली हो, बल्कि वो एक दोस्त की तरह रवैया रखने वाली थी। इस तरह मेरी ननद मुझे खाना खिलाकर और इसी तरह की बातें करके कमरे से जा चुकी थी। कुछ देर के बाद मेरा पति कमरे में आया। उसने भी मुझसे अपने घर की बातें की और कहने लगा कि अगर तुम मेरे बाप का और मेरे घर का अच्छे तरीके से ख्याल रखोगी तो मेरी तरफ से भी तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। मैंने अपने पति की बात पर सर हाँ में हिला दिया। इस तरह मैंने अपनी शादीशुदा जिंदगी में आगे की कदम रख दिया था। मेरे ससुर ने मोहल्ले में ही परचून की दुकान खोली हुई थी और वो सारा दिन दुकान पर ही मौजूद होते थे। जब उन्हें खाना खाना होता था तो वो घर आ जाते थे। मेरा पति तो सुबह का गया रात को ही वापस आता था और दोपहर का खाना मैं उसे साथ ही दे देती थी। सुबह को अपने पति और ससुर को नाश्ता देकर मैं घर की सफाई वगैरह कर लेती थी और सफाइयाँ करने के बाद मैं दोपहर का खाना बनाना शुरू करती थी। दोपहर का खाना बनाने के बाद मैं फ्री होती थी। इस तरह घर के छोटे मोटे काम कर लेती थी। दिन में मेरी अपने माँ बाप से एक दफा बात हो जाती थी और मुझसे मेरे ससुराल वालों का रवैया पूछते तो और मेरी तबीयत का भी पूछते थे। मेरी तबीयत तो बिल्कुल ठीक ही रहती थी। मैं अपने मायके बहुत कम ही जा पाती थी, क्योंकि अगर मैं मायके चले जाती तो मेरे पति और मेरे ससुर का ख्याल कौन रखता। मेरे ससुराल और मायके में तकरीबन 1.5 घंटे का फासला बनता था, इसलिए महीने में 1 या 2 बार ही मैं मायके जा पाती थी या मेरे माँ बाप और भाई मुझसे मिलने आ जाते थे। इसी तरह जिंदगी बहुत सुकून से गुजर रही थी। एक दिन दोपहर को मेरा ससुर खाना खाने के लिए घर में आया। मैं उन्हें खाना देकर किचन में खड़े बर्तन धो रही थी कि एकदम से मेरे सर में दर्द होना शुरू हो गया और मेरा सिर चकराना शुरू हो चुका था। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और एकदम से मैं बेहोश होकर नीचे गिर गई और मुझे होश आया तो मैं अपने कमरे में लेटी हुई थी
और मेरा पति मेरे ही करीब बैठा हुआ था। जब मेरे पति ने मुझे होश में आते हुए देखा तो उसने मेरे करीब होकर मेरा हाथ थाम लिया और मुझे कहने लगा कि अब तुम्हारी तबीयत कैसी है। मैंने उठने की कोशिश की तो उसने कहा कि तुम लेटी रहो। मेरे पति ने मुझसे पूछना शुरू किया कि तुम्हें क्या हुआ था, तो मैंने कहा कि मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या हुआ है। उन्होंने कहा कि पापा ने मोहल्ले की किसी औरत को अपने घर बुलाया और उस औरत ने तुम्हें कमरे में लिटा दिया था। मोहल्ले के डॉक्टर को ले आए थे, उन्होंने ही तुम्हें इंजेक्शन लगा दिया था और मुझे फोन किया था कि तुम्हारी बीवी की तबीयत ठीक नहीं है। इसलिए मैं फौरन ही फैक्ट्री से निकल आया था और मैं काफी परेशान हो गया था। मैं खुद भी अपनी तबीयत की वजह से काफी परेशान हो गई थी, क्योंकि मेरी इस किस्म की बीमारी काफी अरसे के बाद हुई थी और मैं इस बारे में अपनी माँ से और दादी से बात करना चाहती थी, लेकिन यह बात मैं अपने पति के सामने नहीं कर सकती थी। इस तरह मेरा पति काम पर चला गया और मेरा ससुर दुकान पर चला गया, तो मैंने अपनी माँ को फोन किया और अपनी तबीयत के बारे में उन्हें बताया। वो भी मेरी बात सुनकर काफी परेशान हो गई थी। उस दिन मेरी माँ और मेरी दादी मुझसे मिलने के लिए आ गईं और दवाइयाँ भी साथ लेकर आईं, जो मैं शादी से पहले इस्तेमाल करती थी। उन्होंने कहा कि तमाम दवाइयों को अपने ससुर और पति से छुपाकर इस्तेमाल करना। कुछ घंटे गुजारकर मेरी माँ और दादी वापस चली गई थी। मेरी ननद का भी मुझे फोन आया और वह मुझे कहने लगी कि जब भाई ने मुझे तुम्हारी तबीयत के बारे में बताया तो मैं खुश हो रही थी कि भगवान ने खुशखबरी दी है, लेकिन जब उसने बताया कि ऐसी कोई बात नहीं है, सिर्फ कमजोरी की वजह से चक्कर आ गए थे, इसलिए तबीयत खराब हो गई। मेरी ननद ने जब यह बात मुझसे की तो मुझे बेहद शर्मिंदगी हुई। इस तरह मेरी ननद ने मुझे काफी सलाह देकर फोन काट दिया था। इस तरह मैंने उन दवाइयों को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, लेकिन कुछ दिनों के बाद मेरी तबीयत फिर से वैसी होनी शुरू हो गई। कभी भी मैं बेहोश हो जाती थी और थोड़ी देर के बाद होश आ जाता था। मेरा ससुर और पति मेरी हालत से काफी परेशान थे। मेरे ससुर ने मुझसे पूछा कि क्या शादी से पहले भी तुम्हारी ये हालत होती थी, तो मैंने कहा कि मैं तो बिल्कुल ठीक थी, मुझे यह सब कुछ मेरे साथ मेरी शादी के बाद से ही होने लगा है। इस तरह मैंने सफेद झूठ बोल दिया। झूठ बोलते हुए मुझे काफी शर्मिंदगी भी हो रही थी। इस तरह मेरे पति ने अपनी बहन को बुलाया था कि वो मुझे लेकर किसी डॉक्टर के पास जा सके। इस तरह मेरी ननद और मेरा पति मुझे लेकर अच्छे डॉक्टरों के पास जाने लगे और मैं डॉक्टर से भी यही कह रही थी कि ये सब कुछ मुझे 1 महीने से होने लगा है। मैं डॉक्टरों से भी झूठ बोलना शुरू हो गई थी और मेरे माँ बाप और दादी तो मेरे इस बारे में सब जानते थे, लेकिन मेरी तबीयत बेहतर नहीं हो रही थी। इस तरह एक दिन मेरा पति काम से वापस आया तो उसने मुझे कहा कि अब उसकी फैक्ट्री में रात की शिफ्ट में बारी आ गई है, अब वो रात को वो काम किया करेगा। मैं उसकी बात सुनकर परेशान हो गई थी कि अब मैं रात को अकेले ही रहूंगी, लेकिन मेरे पास पति की बात मानने के सिवा कोई चारा नहीं था। इस तरह मेरा पति रात को फैक्ट्री चला जाता और मैं अपने कमरे में लेटी होती। एक दिन मेरा ससुर कमरे में आया और उसने हाथ में गिलास पकड़ा हुआ था और मुझे कहने लगा कि बेटा ये पानी पी लो, इस पानी पर एक बाबा से फूंक करवाया है ताकि तुम्हारी तबीयत बेहतर हो जाए। मैं अपने ससुर की बात मान ली और गिलास में मौजूद पानी को पी लिया। इस तरह कुछ ही देर बाद मैं सो गई। अगली सुबह जब मेरी आँख खुली तो मेरी तबीयत बेहद बोझिल थी और मेरी आंखें और सिर बहुत भारी था और मेरे बाल बिखरे हुए थे। मेरा पूरा जिस्म दर्द से टूट रहा था। मैं भी हैरान हुई कि जब मैं सोई थी तो मेरी तबीयत इतनी खराब नहीं थी और अब मेरी हालत क्या हो गई है। इसलिए जब दिन के वक्त मेरा पति काम से वापस आया तो मैंने उसे बताया कि रात को पापा जी ने मुझे पानी का गिलास दिया था कि यह पानी पी लो ताकि मेरी तबीयत बेहतर हो जाए, लेकिन अगले दिन मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। तो मेरा पति यह बात सुनकर गुस्से में आ गया। उसने कहा कि तुम मेरे बाप पर इल्जाम लगा रही हो, एक तो हम तुम्हारे इलाज के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और तुम हम पर इल्जाम लगा रही हो। इस तरह मैं उनकी बात सुनकर खामोश हो गई थी। उसी रात फिर मेरे ससुर ने मुझे पानी का गिलास दिया और मुझे कहने लगा कि यह पानी पी लो। मैंने अपने ससुर को इनकार किया कि मेरी तबीयत यह पानी पीने से ज्यादा खराब हो गई थी। उन्होंने कहा कि नहीं, इस पानी को लगातार इस्तेमाल करोगी तो तुम्हारी तबीयत बेहतर हो जाएगी। इस तरह मैंने उनके सामने पानी पिया और मुझे नींद आने लगी। अगले दिन मेरी वैसे ही हाल थी जो एक दिन पहले थी। मुझसे उठकर कोई भी काम नहीं हो रहा था और मेरी कमर में बहुत दर्द था। मैंने जैसे तैसे उठकर घर के काम निपटाए और काफी दिनों से मेरे साथ यही कुछ होता रहा था। मुझे अपने ससुर पर शक होने लगा कि वो पानी में कौन सी ऐसी चीजें मिलाता है जिसकी वजह से मेरी हालत ऐसी हो जाती है, और मैं यह सारा सच जानना चाहती थी। इसलिए मैं अपने मोबाइल का कैमरा ऑन रखकर सो गई। जब मेरा ससुर कमरे में आया तो उन्होंने मुझे पानी दिया और मैंने इनकार किए बगैर वो पानी पी लिया। इस तरह कुछ देर के बाद मेरी आंख लग गई। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो
आज भी मेरी वैसी ही हालत थी। मैंने फौरन अपना मोबाइल खोला और जो कुछ मैंने वीडियो में देखा उसको देखकर मैं हैरान रह गई थी, क्योंकि उसमें मैंने देखा कि जब मैं पानी पीकर लेट गई तो उसके कुछ देर बाद मेरा ससुर कमरे में दोबारा आया और उसके साथ एक और आदमी भी कमरे में आया। उसने गले में कई रंगों की माला पहनी हुई थी। उसके कपड़े भी अजीब रंगों के थे। उसके हाथों की उंगलियों में बड़ी बड़ी अंगूठियां मौजूद थी। देखने में कोई फकीर या बाबा दिखाई दे रहा था और उस बाबा ने मेरे ऊपर कुछ पढ़ना शुरू कर दिया था। कुछ देर के बाद मैं बेड पर बैठ गई थी और अपने बालों को अपने हाथों से बिखेरना शुरू कर दिया। इसके बाद बाबा ने एक छड़ी पकड़ी और मेरी कमर पर घुमाई। उसके बाद मैं सब बताने लगी कि मेरी हालत शादी से पहले की ऐसी थी। मैं बैठे बैठे बेहोश हो जाती थी और मेरे माँ बाप ने कई डॉक्टरों को मुझे दिखाया, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क ना हुआ। मेरे माँ बाप ने झूठ बोला था। अगर ससुराल वालों को मेरी बीमारी के बारे में पता चल जाएगा तो इसका रिश्ता टूट जाएगा। इस तरह उन्होंने मुझे सख्ती से मना की थी कि मैं अपनी बीमारी के बारे में किसी से कोई बात न करूं। जब मैंने सब कुछ वीडियो में देखा तो मैं हैरान रह गई थी और मैं परेशान होने लगी कि मैंने तो सब कुछ अपने ही मुंह से बयान कर दिया है। अभी मैं वीडियो देख रही थी कि मेरा ससुर और मेरे पति कमरे में आए और मेरा ससुर बोलना शुरू हो गया कि मैं तो तुम्हें काफी महीनों से कह रहा था कि हमारे साथ धोखा हुआ है। उन लोगों ने अपनी बीमार बेटी को हमारे पल्ले बांध दिया है और मैं इस बाबा को काफी दिनों से घर में लेकर आ रहा था, लेकिन आज बाबा का आखिरी दिन था। इसने इस पर पढ़कर फूका है, जिसकी वजह से उसने सारा सच खुद ब खुद उगल दिया। मेरे पति ने जब बात सुनी तो उसको भी बहुत गुस्सा आया। इस तरह मेरे पति ने अपनी बहन को भी बुलाया और सारा सच उनके सामने बयान किया। मेरी ननद, मेरे माँ बाप और मेरी दादी को भी बुलाया और कहने लगी कि आप लोगों ने हमारे साथ झूठ बोला है। मेरे माँ बाप तो अब कोई झूठ बोल नहीं सकते थे, क्योंकि मेरे ससुराल वालों के पास वह वीडियो मौजूद थी जिसमें मैं अपने मुंह से सारा सच बता रही थी। इसलिए मेरे ससुराल वालों ने मेरे माँ बाप से कहा कि आप अपनी बेटी को ले जा सकते हैं, हम आपकी बेटी को तलाक भिजवा देंगे। मेरे माँ बाप और दादी ने मेरे ससुराल वालों की काफ़ी मिन्नतें की कि आप लोग हमारी बेटी को तलाक न दे, इसका इलाज होगा तो यह ठीक हो जाएगी। लेकिन मेरे पति और मेरे ससुर ने यह बात न मानी। इस तरह मैं अपने माँ बाप के साथ अपने मायके आ गई। मेरे माँ बाप और मेरी दादी बेहद परेशान थे। परेशान तो मैं भी थी। अपने माँ बाप से कहने लगी कि आप लोगों ने ही झूठ बोला था। अगर हम उन्हें सारा सच बता देते तो शायद मेरे साथ ये सब कुछ न होता जो अब हो रहा है। इस तरह मैं दिन रात पूजा पाठ करती और भगवान से अपने झूठ की माफी मांगती कि उसने मुझे मेरे झूठ की बहुत बड़ी सजा दी है। एक दिन मुझे मेरी ननद का फोन आया और वो मुझे कहने लगी कि तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपने भाई को राजी कर लूंगी और तुम्हें आकर ले जाएगा। मैं अपने ननद को थैंक यू कहने लगी। मुझे अपने मायके आए हुए 3 माह हो चुके थे और इन 3 महीनों में मेरी तबीयत काफी बेहतर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने मुझे दिमागी मसला बताया था, जिसका पूरा इलाज न होने की वजह से मेरी तबीयत बेहतर नहीं हो रही थी। अब मैं अपना इलाज पूरा करवा रही थी और अब मेरी तबीयत में काफी सुधार आ चुका था। कुछ दिनों के बाद मेरी ननद मेरे पति को लेकर आ गई और मैं अपने पति को देखकर हैरान रह गई। वो भी काफी कमजोर हो चुका था। मेरी ननद ने मेरे माँ बाप से कहा कि हम आपकी बेटी को तलाक नहीं देंगे, बस इसे कुछ समय के लिए मायके में छोड़ने की वजह ये थी कि आप लोगों को इस बात का एहसास होगी आप लोगों ने हमसे कितना बड़ा झूठ बोला है, इसलिए हमने इसको इतने महीने आपके यहाँ छोड़ा था। लेकिन अब हम अपने भाई की बीवी को वापस लेने के लिए आए हैं। इस तरह मैं अपनी ननद और पति के साथ ससुराल वापस आ गई थी। ससुराल आकर मैंने वैसी ही जिंदगी गुजारना शुरू कर दी जैसे पहले गुजारती थी। अब मेरा इलाज पूरा हो चुका था और मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। भगवान ने मुझे एक बेटा भी दिया। अब मेरा पति, मेरा ससुर दोनों मेरे साथ अच्छा व्यवहार रखते हैं। मैं भगवान का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे इतना अच्छा ससुराल दिया। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।